नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। जैसा कि इतिहास विषय को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आज पार्ट 6 है। तो आज हमें पढ़ना है उदारवादियों की क्रांति जो 1848 में हुआ था। इसमें पढ़ना है किसान और मजदूर जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें मध्य वर्ग का साथ मिला, और जो ये मध्य वर्ग के लोग और किसान मजदूर ने मिलकर एक निर्वाचित संसदों की चुनाव किया, जिसके बारे में आज पढ़ना है। और इन्होंने एक जो राजा था उसको अपना संसद के नियंत्रण में चलने का प्रस्ताव दिया, तो उसे भी ठुकरा दिया और निरंकुश राजा के साथ वो भी विद्रोह को दबाने के लिए मिल गया। तो इसके बारे में पढ़ना है। फरवरी में जो घटना हुई उसके क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे उदारवादियों की क्रांति के बारे में। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति हो रही थी। तो 1848 का समय है जहां पूरे यूरोप में भुखमरी और गरीबी जैसी, बेरोजगारी जैसी समस्या है। तो जो किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, और उनके साथ साथ मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग जो प्रेस की आज़ादी के लिए और राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए विद्रोह कर रहे थे। उदारवादी और क्रांतिकारी जो लोग थे मध्य वर्ग के, उनका साथ, और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और संसद का चुनाव करते हैं, और संसदीय सिद्धांत के अनुसार अपना जो उनका राज्य होता है उन्हें संचालित करना चाहते हैं। तो अब लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रसित किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 की घटना में से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। तो 1848 में जो किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो उनके साथ मध्य वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने मिलकर के एक फिर से क्रांति की, जिससे उनका जो राजा है उन्हें गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। जो लुई फिलिप्स थे उसने गद्दी छोड़ करके भाग गए, और उसी राज्य को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य को निर्माण के लिए प्रयास किया गया, और संसदीय सिद्धांत अपनाया गया, प्रेस को आज़ाद किया गया और संगठन बनाने की आज़ादी दी गई, जिसके बारे में बतलाया गया है। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य जैसे, वहां के उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण के मांग से जोड़ दिया। तो जो किसान मजदूर थे और जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग थे, वो उसके उदारवादी मध्य वर्ग के जो लोग थे, स्त्री और पुरुष दोनों, उन्होंने संविधानवाद की मांग करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जोर दिया। जो किसान मजदूर और मध्य वर्ग थे, दोनों का आंदोलन एक साथ हो गया, और दोनों ने एक साथ आंदोलन किए, जिससे वहाँ का राजा को गद्दी छोड़कर उसके अपने देश से भागना पड़ा, और वयस्क मताधिकार जो उदारवादी व्यक्ति थे और किसान मजदूर वर्ग थे, उन्होंने लागू किया। और राष्ट्र राज्य के लिए एक संविधान, और प्रेस की आज़ादी के लिए, और संगठन बनाने का अधिकार, और संसदीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपना राज्य को चलाने के लिए प्रयास किया, संविधानवाद की मांग की और राष्ट्र को एकीकृत किया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य निर्माण के मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांत पर आधारित था। तो इसमें बतलाया गया है कि
जो राष्ट्र राज्य था उसे उसके लिए संविधान का निर्माण किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयास किए गए और संगठन बनाने के जो आज़ादी थी सबको अधिकार दिया कि वो संगठन बना सकते हैं और संसदीय सिद्धांत के आधारित उन्होंने अपना राज्य चलाया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। तो इसमें जो जर्मन थे उन्होंने उनके जो किसान मजदूर और मध्य वर्ग के उदारवादी और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन्होंने एक साथ मिलकर के एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसे फ्रैंकफर्ट के नाम से जो शहर था वहाँ पे एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाया जिसमें सभी लोगों ने मतदान दिया और वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे तो कुल निर्वाचित प्रतिनिधि 831 थे। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर के एक फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल्स चर्च में आयोजित किया गया था। ये जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि बने जो 18 मई 1848 को चुने गए थे वो 831 प्रतिनिधि जो संसद थे उन्होंने अपना जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट शहर में जो सांसद थे उन्होंने अपना एक सेंट पॉल चर्च में अपना संसद पार्लियामेंट को आयोजित किया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जो 831 प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसका ढांचा तैयार करके इस राष्ट्र की अध्यक्षता के एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो जो 831 प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने प्रसा के राजा को फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को प्रस्ताव रखा कि आप ये चुने गए प्रतिनिधि का नेता बनेंगे। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। उसके नेता बनने के लिए कहा गया था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो जो 831 प्रतिनिधि थे वो संसद थे, उसका जो ये सभी प्रतिनिधि का जो अध्यक्ष था उसको एक ऐसा राजा को सौंपा गया जो ये 831 व्यक्ति के अनुसार चलना था। तो जब इस प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। निर्वाचित सभा के विरोधी थे उनका साथ दिया। जो फ्रेडरिक विलियम्स चतुर्थ थे उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि का साथ न दे करके उन निरंकुश शासकों के साथ दिया और जो प्रस्ताव था उसका अस्वीकार कर दिया। जहाँ कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था। और जो इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद फ्रेडरिक विलियम्स ने जो इस प्रस्ताव को ठुकराया तो कुलीनबर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया। सेना भी विद्रोह करने लगे और कुलीनबर्ग के लोग भी
फिर विद्रोह करने लगे। वहीं संसद भवन में जो 831 प्रतिनिधि चुने गए थे, उनका जो सामाजिक आधार था कि वह उनका जो सामाजिक आधार था कि मजदूरों को रोजगार देंगे, किसानों को अच्छे कीमत पर उनका फसल खरीदा जाएगा। और जो महिला थी, जिन्होंने जो महिला थी, उन्होंने जो अपना योगदान दिया था इस आंदोलन में, उनका जो मत देने का अधिकार था उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये जो उदारवादी व्यक्ति थे, उन्होंने महिला को मतदान देने का अधिकार नहीं दिया और उन्हें जो संसद भवन था उसमें बुलाया गया, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठाया गया। संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खोद बैठे। ये जो 831 व्यक्ति चुने गए, उसमें मध्य वर्ग के लोग काफ़ी थे। जिन्होंने किसान और कारीगरों के मजदूरों के मांग को विरोध किया। मध्य वर्ग के जो लोग थे, उनका प्रभाव इस संसद भवन में अधिक था, जिसके कारण मजदूर और कारीगरों के प्रस्ताव को, उनका जो अधिकार था उसका विरोध किया। जो वो मांग रहे थे उन्हें नहीं दिया गया। और महिला को भी जो मतदान देने का अधिकार था उन्होंने नहीं दिया। अंत में सैनिक को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिला को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिला ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिला ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों पर शिरकत की। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च मताधिकार से वंचित रखा गया जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिला को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों ने 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। तो ये जो संसद भवन में जो चुने गए थे उदारवादी लोग, उन्होंने महिला का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, जिससे वो महिला भी नाराज थी और महिला ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित करने लगी, अखबार शुरू किए, उन्होंने अपना अब पुनः विरोध करने लगे। महिला भी विरोध करने लगी और राजनीतिक बैठक की और शिकायतें दर्ज कराई कि उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया मत देने का। तो उन्होंने अपना जो असेंबली थी उसके चुनाव के दौरान बुलाया गया, लेकिन उन्हें मत नहीं दिया गया। तो सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट का संसद भवन था, फ्रैंकफर्ट शहर में जो संसद भवन था, जो सभा आयोजित की गई थी, उसमें महिला को मत देने नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें दर्शक दरगाह में बैठाया गया। और रूढ़िवादी व्यक्ति जो थे, उन्होंने 1848 में ये जो मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और महिलाओं के द्वारा जो विद्रोह किए जा रहे थे, वो उन्हें कुचल दिया गया। परंतु जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, वो पुरानी व्यवस्था फिर पुनः बहाल नहीं कर पाए, क्योंकि राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। जो निरंकुश रूढ़िवादी व्यक्ति वाले राजा थे, उन्होंने उदारवादी और राष्ट्रवादियों को कुछ अधिकार दे करके उनके क्रांति को दमन किया, उनकी क्रांति को समाप्त किया। रियायतें दे करके उनकी क्रांति को दमन किया, उनको
कुछ अधिकार दिए और उनके जो आंदोलन थे उसे समाप्त किया। अंत में 1848 के बाद 48 के वर्षों के मध्य में और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले शुरू हो चुका था। इस प्रकार हैबसबर्ग का अधिकार वाले क्षेत्रों में और रूस में भूदासवत और बंधुआ मजदूर समाप्त कर दी गई। हैबसबर्ग के शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्वार के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। तो आइए जो अब तक के जो हमने पढ़ा उसके बारे में जानते हैं कि ये जो ये वर्ग था मध्य वर्ग के लोग, और मध्य वर्ग के लोगों ने किसान और मजदूरों के साथ मिलकर के सामंतों के खिलाफ और जो कर बढ़ाए जा रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन किया। जिस उसके खिलाफ आंदोलन करके और ये किसान और मध्य वर्ग के जो लोग थे, साधन संपन्न मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या मांग रखा था कि संविधानवाद की मांग किया था और राष्ट्र की एकीकरण के लिए बोला था। ये जो मध्य वर्ग के लोग और किसान थे, दोनों के मिलने से जो विद्रोह हुआ, उदारवादी क्रांति जो 1848 में हुआ, उसके लिए उसमें जो मांग रखे थे उसके बारे में है कि संविधानवाद का मांग किया गया और राष्ट्रीय एकीकरण का मांग किया गया और राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था तथा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बोला गया और संगठन और संसदीय सिद्धांत पर उनका जो संसद भवन चलना था उसके लिए उन्होंने बताया। तो आज इतना ही। अब जो पार्ट 7 आएगा उसमें हम अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खेलते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।